बाजार से खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। कजरी पलंग पर लेटे भोला को देखकर बोली और बाहर निकल गई। बटुए से पैसे निकालकर गिनते हुए कजरी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। गांव से वह अपने बीमार पति भोला का इलाज कराने शहर आई थी। उसे यहाँ आए हुए 10 दिन हो चुके थे। कोई जान पहचान वाला तो था नहीं, सो अस्पताल के पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रह रही थी। कई दिनों से चल रही जांच के बाद ही पता लग पाया कि भोला के पेट में एक पथरी थी। ऑपरेशन जल्द कराने को कह रहे थे अस्पताल वाले, लेकिन कजरी यह सोचकर परेशान थी कि पैसों का जुगाड़ कैसे होगा। सरकारी अस्पताल है तो क्या हुआ, कुछ खर्चा तो आएगा ही ऑपरेशन का, फिर इस कमरे का किराया, खाना पीना और भोला की दवाएं। पैसे के बिना तो कुछ मुमकिन था ही नहीं। क्या भोला का इलाज कराए बिना ही वापस लौट जाना पड़ेगा। सड़क पर चलते हुए अचानक ही कजरी को किसी के कहराने की आवाज़ सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक 40-42 साल की औरत जमीन पर गिरी हुई थी। उठने की भरपूर कोशिश करने के बावजूद वह उठ नहीं पा रही थी। कजरी ने सहारा देकर उसे उठाया और पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठा दिया। कजरी को उस औरत ने बताया कि वह आराम से चलती हुई जा रही थी कि अचानक एक लड़का तेजी से साइकिल चलाता हुआ पीछे से आया और धक्का मार दिया। उसके धक्के से वह इतनी जोर से गिरी कि एक पैर बुरी तरह मुड़ गया और किडनियां भी छिल गई। कुछ देर वहीं बैठने के बाद उस औरत ने कजरी से एक रिक्शा रोक लेने को कहा। रिक्शा रुकते ही वह औरत कजरी की मदद से चढ़ तो गई, लेकिन हाथों में दर्द के चलते रिक्शे को पकड़ नहीं पा रही थी। कजरी भी तब रिक्शे में बैठ गई और अपने हाथ का घेरा उस घायल औरत की कमर पर बनाकर सहारा दे दिया। रिक्शा उस औरत के घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उन दोनों की बातचीत हुई। उस औरत ने कजरी को बताया कि उसका नाम गीता है। नज़दीक के ही एक मोहल्ले में वह अपने पति शंभू के साथ रहती है। शंभू के पास के बाजार में राशन की दुकान है। शादी को 12 साल बीत चुके थे, लेकिन गीता के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए घर पर अकेली उब जाती थी। अपना समय बिताने और पति की मदद करने के मकसद से वह कुछ देर के लिए दुकान पर चली जाती है। आज भी वह दुकान से वापस लौट रही थी, तब यह घटना घटी। अपने बारे में बताकर गीता ने कजरी से उसका परिचय पूछा तो कजरी ने अपने बारे में सब बता दिया। कजरी की बात पूरी होते होते ही गीता का घर आ गया। कजरी ने चाबी गीता के हाथ से लेकर ताला खोल दिया और उसे सहारा देते हुए कमरे के भीतर ले आई। जब तक गीता ने शंभू को फ़ोन किया, तब तक कजरी वहीं खड़ी रही। गीता की शंभू से बात पूरी होते ही कजरी बोली, मैडम जी मैं अब चलती हूँ, भोला मेरी राह देखते होंगे। गीता ने उसे रुकने को कहा। धीरे धीरे चलते हुए उसने रसोई से लाकर कुछ नमकीन के पैकेट कजरी को थमा दिए। रात को कजरी और भोला गीता की दी हुई नमकीन खाकर सो गए। अगले दिन सुबह सुबह कजरी के कमरे का दरवाज़ा खड़का तो दरवाज़ा खोलने पर वह सामने शंभू को देख चौंक उठी। शंभू ने उसे बताया कि गीता के पैर में प्लास्टर चढ़ गया है। वह एक जरूरी बात करने के लिए गीता को घर बुला रही है। कजरी भोला को बताकर शंभू के साथ गीता से मिलने आ गई। गीता कजरी को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत अपनी बात सामने रखते हुए बोली, कजरी मैं कल से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारी परेशानी को लेकर मैंने शंभू से भी बात की है। मेरा एक सुझाव है, तुम्हें जचे तो ही हाँ कहना। जी कहिए, कजरी बोली। मैंने अपने घर का कुछ हिस्सा पिछले महीने ही बनवाया है। पहले आगे वाले 2 कमरे ही थे। कई दिनों बाद रंग रोगन हुआ तो पीछे की ओर एक कमरा भी बनवा लिया। उसे हम दुकान के गोदाम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी वह कमरा खाली है, बस मकान बनवाने के बाद का कुछ बचा कुछ सामान जैसे रंग रोगन के खाली डब्बे रखे हैं। तुम चाहो तो भोला के इलाज तक उस कमरे में रह सकती हो। तुम मेरे घर का काम कर दिया करना, क्योंकि चोट की वजह से मुझसे काम हो नहीं पाएगा। तुम हम दोनों का खाना बनाओगी तो साथ साथ अपना खाना भी बना लिया करना। काम के बदले पैसे तो दूंगी ही मैं तुम्हें। कजरी को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर उसी दिन भोला को लेकर वह गीता के घर चली आई। गीता ने अपने घर पर रखे सामान में से बिस्तर और कुछ पुराने कपड़े कजरी के कमरे में रखवा दिए। अस्पताल के खर्चे के लिए उसको कुछ रुपए भी दे दिए। भोला के पेट का ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन कामयाब रहा और 1 सप्ताह बाद उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। तकरीबन 1 महीने के लिए उसे आराम करने की सलाह दी गई। साथ ही यह भी कहा कि दर्द ज़्यादा हो तो तुरंत अस्पताल आ जाना, वरना 1 महीने बाद जांच कराने ही आना होगा। कजरी ने पहले दिन से ही खाना बनाने के साथ साथ घर के बाकी काम पूरी जिम्मेदारी से करने शुरू कर दिए। वह सोच रही थी कि गीता के घर पर
अगर आसरा न मिला होता तो जाने क्या होता। इधर गीता को भी कजरी के रूप में बड़ा सहारा मिल गया था। एक दिन सफाई करते समय कमरे में मकान बनने के बाद का बचा हुआ सामान और एक अलमारी में रखे रद्दी अखबार देख कजरी कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। शादी से पहले अपने पिता से उसने कुट्टी नाम की कला सीखी थी। कुट्टी का मतलब होता है कागज को कूट कर उससे सुंदर सुंदर चीजें बनाना। पहले बेकार पड़े कागजों को कुछ दिन पानी में भिगोकर कूटा जाता है। इस लुगदी में मुल्तानी मिट्टी और गोंद डालकर गूंद लिया जाता है और किसी भी आकृति में ढालकर सुखा दिया जाता है। बाद में उस आकृति पर रंग कर देते हैं। इस काम के लिए मुझे जो भी सामान चाहिए उसमें से मुल्तानी मिट्टी को छोड़कर यहाँ सब कुछ है, लेकिन उसकी जगह एक थैली में जो सफ़ेद सीमेंट रखा है उससे काम चल जाएगा। मैडम जी तो यह सारा सामान फेंकने को कह रही थी। इसका मतलब उनको इसमें से कुछ चाहिए भी नहीं, तो मैं ही इस्तेमाल कर लेती हूँ इसे, कजरी ने सोचा। खाली डब्बे में पानी भरकर कजरी ने वहां रखे रद्दी अखबार उसमें भिगो दिए। 3-4 दिन बीतने पर भीगे कागजों को कूट कर लुगदी बना ली और बाकी सामान मिलाकर एक सुंदर बड़ा सा फूलदान बना दिया। सूखने पर वहां रखे पेंट और ब्रश लेकर उसे सुंदर रंगों से रंग दिया। जब कजरी फूलदान लेकर गीता के पास पहुंची तो रंग बिरंगे सुनहरी रंगों से चमकते फूलदान को देखकर गीता हैरान रह गई। जब उसे पता लगा कि वह कजरी ने बचे सामान से बनाया है तो हैरानी के साथ साथ उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। कजरी, तुम मुझे सिखाओगी यह कला? गीता ने चहकते हुए पूछा। क्यों नहीं मैडम जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। कजरी को बहुत दिनों बाद एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। अगले दिन से ही कजरी ने गीता को कुट्टी कला की बारीकियां बतानी शुरू कर दी। पानी में कागजों को कुछ दिन भिगोकर जब कलाकृतियां बनाने का समय आया तो कजरी गीता को सहारा देते हुए आंगन में ले आई और एक कुर्सी पर बिठा दिया। कजरी को छोटे छोटे खिलौने बनाते देख गीता का मन भी खिलौने बनाने को करने लगा। कजरी एक टीचर की तरह गीता को सब सिखा रही थी और कुर्सी पर बैठे बैठे ही गीता भी कजरी को देखकर खिलौने बना रही थी। कजरी ने उसे और चीज़ें बनानी भी सिखाई। सूखने पर रंग करने का आसान तरीका भी उसने गीता को सिखा दिया। कुछ रंगों को मिलाकर नए सुंदर रंग बनाना और उनका सही ढंग से इस्तेमाल करना भी गीता सीख लिया। इधर भोला ठीक हुआ, उधर गीता के पैर का प्लास्टर भी कट गया। कजरी और भोला के गांव वापस जाने का समय आ गया था। जाने से पहले एक बार अस्पताल में जांच कराने के बाद कजरी और भोला गीता और शंभू का एहसान मानते हुए भरे मन से विदा लेकर गांव चले गए। कुछ दिनों तक गीता को घर सुना सुना लगता रहा, फिर धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। वह पहले की तरह ही घर संभालने लगी और पति की मदद को दुकान पर भी जाने लगी थी। अचानक उनकी जिंदगी में एक मुसीबत आ गई। शंभू को दुकान के मालिक ने एक दिन आकर बताया कि उसकी और आसपास की कई दुकानों को गैर कानूनी होने के चलते जल्दी ही गिरा दिया जाएगा। सभी दुकानदार आपस में सलाह कर इस नोटिस के खिलाफ कोई कदम उठाते। इससे पहले ही अचानक दुकानों को तोड़ने का काम शुरू हो गया। शंभू ने बाकी सबकी तरह ही अफरा तफरी के बीच जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकाला। उसका काफ़ी सामान इधर उधर बिखर कर खराब हो गया। बाकी बचे सामान को किसी तरह वह घर लेकर आया। आस पड़ोस में जाकर उन दोनों ने गुजारिश की कि पड़ोसी रोजमर्रा का कुछ सामान उससे खरीद ले, लेकिन बहुत कम लोगों ने ही सामान खरीदने के लिए उनके घर तक आने की जहमत उठाई। बचे सामान में से कुछ खराब हो गया और बाकी गीता ने घर पर इस्तेमाल कर लिया। उनकी असली चिंता तो अभी भी सामने थी, रोजी रोटी की। वे जान गए थे कि घर पर दुकान खोलने की बात सोचना बेकार है, क्योंकि ग्राहक तो आएंगे नहीं वहां चलकर। कुछ सालों से बचत के जो पैसे जोड़े थे वे अब खत्म होने को आए थे। एक दिन शंभू का दोस्त रमन उससे मिलने घर आया हुआ था। चाय पीते हुए उसका ध्यान कजरी के बनाए फूलदान पर चला गया। उसने बताया कि उसके दफ्तर के पास इस तरह का सामान बेचने वाला बैठता है जिसकी खूब बिक्री होती है। वहाँ विदेश से घूमने आए सैलानी भी आते हैं, वे लोग भी इसे खरीदते हैं। रमन की बात सुनकर गीता की आंखों में चमक उठी। वह शंभू से बोली, क्यों न हम सजावट का सामान बनाकर उसे ही बेचने की कोशिश करें। कजरी ने कितने
आसान तरीके से इतनी सुंदर चीज़ें बनानी सिखाई थी हमें। शायद यही हो हमारी समस्या का हल। शंभू की परेशानी रमन समझता था, लेकिन दूर करने का उपाय नहीं मिल पा रहा था। उसे भी यह बात जच गई। वह बोला, आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपकी बात दफ्तर के पास दुकान लगाने वाले से करवा दूंगा। रमेश नाम है उसका। शंभू ने तुरंत हामी भर दी। रमन ने जल्द ही रमेश से शंभू को मिलवा दिया। रमेश कजरी के हाथों से बना फूलदान देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा कि अगर शंभू ऐसा ही सामान बना लेगा तो वह सारा सामान उससे खरीद लेगा। वैसे भी उसे खरीदारी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इससे किराए पर बहुत खर्च होता है और सामान टूटने पर नुकसान भी हो जाता है। रमेश की शर्त यही थी कि नया बनने वाला सामान भी फूलदान की टक्कर का हो। बेचने की जिम्मेदारी उस पर होगी। इसमें दोनों का ही फायदा होगा। अगले दिन से ही गीता ने कजरी द्वारा सिखाई गई एक एक बात को याद करते हुए काम करना शुरू कर दिया। शंभू भी उसकी मदद कर रहा था। उन्होंने कागज भिगो कर रख दिए। गीता को याद आया कि कजरी ने उसे कुट्टी कला के एक और रूप के बारे में भी बताया था, जिसमें गुब्बारा फुलाकर उस पर कागज की कतरने गोंद से चिपकाते हुए तकरीबन 8 परतें बना दी जाती है। सूखने पर गुब्बारे को फोड़कर उस ढांचे को बराबर 2 भागों में काटकर दीवार पर सजाने वाले मुखौटे बनाए जाते हैं। गीता ने शंभू से कई बड़े-बड़े गुब्बारे बाजार से मंगवा लिए और उनको फुलाकर एक-एक कर कागज की परतें चिपका दी। कागज की मोटी परतें सूख गई तो मुल्तानी मिट्टी गूंदकर ढांचे पर आँख, नाक व होठ बना दिए और उन्हें फिर सूखने के लिए रख दिया। सूखने पर पेंट के डब्बों से रंग लेकर उनको रंग दिया गया। शंभू ने अपना दिमाग लगाते हुए बोरी के रेशों से मुखौटों की भौएं व बाल बनाए और बेकार पड़े बिजली के तारों से कानों में कुंडल पहना दिए। अपने बनाए मुखौटे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ दिनों बाद पानी में भीगे कागज जब गल गए तो उन दोनों ने मिलकर छोटे छोटे पक्षी, जानवर, फोटो फ्रेम, फूलदान, गिफ्ट बॉक्स और सजावट की अनेक चीजें बनाकर तैयार कर ली। उन चीजों के सूख जाने पर गीता ने पुराना और बेकार सामान जैसे आईना, चूड़ियां, बिंदी व बटन वगैरह लेकर उनको सजा दिया। रमेश ने जब उन सब चीजों को देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सामान ले जाकर जब अपनी दुकान में रखा तो पाया कि बाकी सामान के मुकाबले शंभू से खरीदे गए सामान की ओर लोग ज्यादा खिंच रहे हैं। जल्द ही उसने यह बात शंभू को बताकर और चीजें बनवाने का ऑर्डर दे दिया। गीता और शंभू मन ही मन कजरी का धन्यवाद करना नहीं भूले। गीता जानती थी कि कजरी के पिता कुट्टी कला में माहिर थे। उनके साथ बचपन से काम करती आ रही कजरी का हाथ इतना सधा हुआ था कि उससे सीखने के बाद ही आज गीता बेजोड़ सामान तैयार कर पाई है। रमेश के सामान को देखकर दूसरे कारोबारी ने भी शंभू से सामान खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धंधा खूब चमकने लगा। कजरी का एहसान वे न तो भूले थे और ना ही भूलना चाहते थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब